स्टार्ट हुआ है सर? बोलो। हाँ सर। ठीक है सर। यस, गुड इवनिंग अभिषेक, आवाज আসছে? Good evening, sir. Good evening. Okay sir, good evening to all of you sir. रोशनी, संपत, स्नेहेश, जियाउल, गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आज फाइनल करेंगे। मतलब आईटीसी का आज एक कंप्लीशन स्टेज में पहुंचने वाले हम लोग। मतलब जीएसटी में जो मोस्ट साउटेड, मतलब मोस्ट साउटेड आफ्टर या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज पूरा जीएसटी का कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे होता है। मतलब जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स इतना लोग मेहनत करते हैं, चाहे आप एज ए जीएसटी कंसल्टेंट हो या जो भी हो, मेहनत करने के बाद यस प्रियाक्षी, गुड इवनिंग। अल्टीमेट जो कैलकुलेशन करना पड़ता है वो है आईटीसी का। मतलब आप लोगों को मैंने लेजर का कॉन्सेप्ट समझाया ना, क्रेडिट लेजर, है ना? तो क्रेडिट लेजर जो जीएसटी पोर्टल में एज ए टैक्स पेयर्स, मतलब जीएसटी जो जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं उनको गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जमा करना होता है और उनके पास क्रेडिट जमा होता है। और क्रेडिट कैसे जमा होता है ये बताने का ज़रूरत है क्या? क्योंकि हम लोग आईटीसी में इतना सारा चीज़ कर लिए, तो आप लोगों को पता ही है सर। सर कैसे पता है? सर पता है ना, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपने उस पर 9% जीएसटी दिया, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, या 10% जीएसटी दिया। तो 100 का प्रोडक्ट है, 10% का जीएसटी है, आपने कितना टैक्स जमा किया? 10 जो गवर्नमेंट के घर में आप जिसके थ्रू से प्रोडक्ट परचेज किए, मतलब आपका सप्लायर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। सर ये रिवर्स चार्ज भी हो सकता है, मतलब आपको भी करना पड़ सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बात है। अभी मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ सर, आपने 100 का प्रोडक्ट परचेज किया, 10 रुपीज गवर्नमेंट के घर में जमा किया, ठीक है। सेकेंड टाइम वही 100 का प्रोडक्ट जब आप सेल करने जाते हो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? से फॉर एग्जाम्पल 100 का प्रोडक्ट और 100 का नहीं रहेगा ना सर, आप उस पर वैल्यू एडिशन करोगे, यस ना? तो 100 का प्रोडक्ट में आपने मानो 20 रुपीज वैल्यू एडिशन कर दिया, 20% प्रॉफिट मार्जिन में आप बेचना चाहते हो, तो 120 पे 10% कितना हो जाएगा? 12 रुपीज, है ना? अब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि भाई आपने सेल किया, 12 आपका टैक्स होता है, तो 12 जमा करो। आप बोलते हो गवर्नमेंट को, नहीं सरकार, 12 रुपीज नहीं देना है, मेरे पास 10 रुपीज का क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं तो आपको बस 2 जमा करूंगा। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का थोड़ा कोशिश किया। ये बड़ा ही सिंपल बात है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन टेक्निक क्या है, मतलब ये समझने वाला बात है सर। हाउ जीएसटी आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट, इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, तो वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये आज आपको मैं फाइनलाइज पॉइंट बताऊंगा कि जैसे इतना दिन से आपको मैंने बहुत सारा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हम लोगों ने आईटीसी में डेफिनेशंस के बारे में जाना, आईटीसी क्लेम करने का एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, ब्लॉक्ड क्रेडिट, मतलब आईटीसी आपको लगता है मिलना चाहिए बट हर केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देखा जहां जहां आईटीसी ब्लॉक रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के लिए भी। और एक चीज हमेशा कॉमन सेंस लगा देना सर, जो मैटर रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है वही मैटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक कॉस्ट अकाउंटेंट से, एक कंपनी सेक्रेटरी से हमेशा यही उम्मीद किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल एरिया में सक्सेसफुल बनो, ठीक है। तो आपको ऑलवेज रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और वही एग्जाम का पर्पस भी होता है। तो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बातचीत भी हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये भी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन किया। और आज मैं आपके साथ फाइनल पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ आईटीसी रिलेटेड, दैट इज हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। आपको कैसे आईटीसी को यूटिलाइज करना चाहिए विथ डिफरेंट कैलकुलेशन टेक्निक, ठीक है। वास्तव में कैलकुलेशन जो होता है
उस कैलकुलेशन टेक्निक आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन लेवल में मैंने आपको एक चीज सिखाया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में ऐसे तो पूरा चीज ही चर्चा हुआ था। ठीक है, कि आईटीसी, ये देखो सर, अंडरस्टैंडिंग इनपुट क्रेडिट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस करते हो, है ना। टैक्स पे किया आपने किसी प्रोडक्ट पे 100 का, ए प्रोडक्ट पे 100 का, बी प्रोडक्ट पे 120 का, सी प्रोडक्ट पे 80 का। तो ये 100 प्लस 120 प्लस 80 ये आपके लिए आईटीसी है। ठीक है, और आपने जब प्रोडक्ट सेल किया तो उसका टैक्स होता है 450। ठीक है, तो 450 का प्रोडक्ट है और आपको कितना होता है सर, 100, 220, 200, 300। ठीक है, 300 आपका इनपुट क्रेडिट आपके पास है। तो आपको अभी गवर्नमेंट के घर में 150 ही टैक्स पे करना है। तो आज मैं आपको ऐसे वेरियस कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको जीएसटी पेएबल कितना होगा आपका, या जीएसटी पे कितना करना चाहिए आपको। ठीक है, उसका क्या हिसाब किताब होता है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये एकदम इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में समझाया था और आज आपको मैं फाइनलाइज बताऊंगा कि कैसे आईटीसी को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास। तो जैसे आप लोग हमेशा दिल दिमाग को एक करके सुनते हो, आज भी सुन लिया करो। ठीक है, दिल दिमाग एक होना पड़ेगा क्या? हाँ, होना तो चाहिए। दिल और दिमाग जब एक हो जाए दुनिया में कारनामे होते हैं सर। मुश्किल ही होता है, हम लोग कई बार सोचते हैं दिल का सुने कि दिमाग का। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। ओके, सेक्शन 49 इसके बारे में मेनली बात करते हैं सर, सेक्शन 49। और सेक्शन 49 में पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट्स, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो टैक्स पेमेंट के बारे में क्या बोला है जान लो सर। अच्छा, पहले प्रोविजंस बताएंगे फिर कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले प्रोविजंस फिर कैलकुलेशंस। तो प्रोविजंस में 45 49 तो चर्चा करना ही है। उसके अंदर सबसेक्शन 5 भी है। ठीक है, सबसेक्शन 5 में कुछ क्लॉज भी आता है सर। ठीक है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ठीक है, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, एंड देयर इज अ 49A आल्सो, जो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, इसके बारे में बात करते हैं 49A। एंड फिर आता है 49B, जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर आपको आईटीसी को यूटिलाइज करना है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब किसके बाद किसके साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, ऑर्डर जो है वो 49B बताते हैं। एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ सीजीएसटी रूल, दैट इज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी रूल 88A के अंदर भी बोला गया है चैप्टर 9 पे। ठीक है, तो मेनली यही सब चर्चा है। तो चलो एनालिसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर में प्रोविजंस का जो समरी था उसको भी एनालाइज करेंगे, तो प्रोविजन चर्चा करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, ये आज का चर्चा का विषय। ठीक है सर, आईटीसी इज क्रेडिटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में भी बात किया। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको आईटीसी का जो क्रेडिट लेजर कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया था। अब देखो सर, लेजर क्या होता है। लेजर मतलब आपका अकाउंट्स का हिसाब किताब जो एक सॉफ्टवेयर में मेंटेन होते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट बैलेंस है, इतना आपको डेबिट होगा या नहीं होगा, आप कितना डेबिट कर सकते हो। क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट से डेबिट काटा जाता है ना। क्रेडिट रहेगा तो वहीं से आपको डेबिट करने का मौका मिलता है। तो क्रेडिट लेजर में ये सब चीजें सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो जाते हैं, जीएसटी पोर्टल में मेंटेन हो जाता है ना। ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया जीएसटी पोर्टल में कैसे मेंटेन होता है। जब आप लोग टैक्स का काम करोगे ना, तो जब भी क्लाइंट का मतलब डिटेल्स हैंडल करोगे, ये बड़ा ही सिंपल काम है सर। ठीक है, मेन काम जो है प्रोविजन समझना, जो मैं आपके साथ डेली चर्चा करता हूँ, ये रिटर्न फाइल करना या इस तरह का जो भी चीज़ें हैं, ये हार्डली 1 मंथ प्रैक्टिस करते जाओगे आपको, आप एडेप्ट हो जाओगे। ठीक है, रेगुलराइज करोगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज रहेगा ना, और अपडेशंस जो है आता रह जाता रहता है, उसके साथ अगर आप ऐड पर रहते हो, ठीक है, तो आप हमेशा जीएसटी मार्केट में, कंसल्टिंग में आगे ही रहोगे सर। ठीक है, इतना नॉलेज तो गैदर कर ही रहे हो, इतना मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अच्छा, तो आईटीसी इज क्रेडिटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। A taxable person is entitled for ITC of CGST, SGST, UTGST and IGST. सर जैसे कि आप सबको पता है, there is a
3 टाइप्स ऑफ टैक्स है ना। ऐसे SGST एंड CGST कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हो, है ना। जब इंट्रा स्टेट हो, सेम स्टेट के अंदर चलता है तो उसमें SGST CGST का खेल होता है। जब बात यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है तो UTGST एंड CGST के बीच में वो रहता है। मतलब एक्चुअली स्टेट और यूनियन टेरिटरी यही तो मेन डिफरेंस है। हमारे देश में कुछ जगह ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में चलता है, मतलब चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, और कुछ ऐसे जगह होते हैं जो यूनियन टेरिटरी या गवर्नर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल का एक डायरेक्ट कंट्रोलिंग में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो देयर इज कितना स्टेट और कितना यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में? इंडिया में स्टेट कितना है और यूनियन टेरिटरी 29। कितना है? 29 स्टेट्स। नहीं हाँ सर, थोड़ा चेंज हुआ है, सोच के बता। 28 states or 9 union territories. 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। चेंज होके 2 साल हो गया, 3 साल होने जा रहा है सर। पहले 29 स्टेट्स होता था और 7 यूटीज होता था, पर अभी चेंज होके यहाँ पर 2 ऐड हो गया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर ये भी एक यूटी हो गया, और लद्दाख वो भी एक यूटी हो गया, ठीक है। और स्टेट में जम्मू कश्मीर हट गया, है ना। जम्मू कश्मीर भारत का अभी कोई स्टेट के हिसाब से नहीं है, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। सो 29 में से एक स्टेट घटा और 2 यूनियन टेरिटरी एक्स्ट्रा हो गया, बस यही बात है। तो 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। चलो सर, ये कोई बात नहीं। तो CGST, SGST, UTGST एंड IGST डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये सभी जो भी आपका क्रेडिट में जमा होगा, हाँ बोलो सर। लद्दाख यूटी होने के पहले क्या था? क्या चीज? लद्दाख? लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था सर। लद्दाख यूनियन टेरिटरी होने से पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था सर। ये जो एरिया है दिस इज एक्चुअली कश्मीर, ठीक है, टोटल में। इसमें ये वाला पार्ट POK का है, मतलब पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प के रखा है। दिस वन इज अक्साई चीन, ये वाला कान, ये वाला एरिया बहुत बड़ा एरिया सर। ऐसा करके आज़ाद कश्मीर और POK, कश्मीर हड़प पाकिस्तान हड़प के रखा है, ठीक है। यहीं से आतंकी काम करते हैं, और हमारा भारत के हिस्से में रहा इतना सा पार्ट था, ठीक है। तो लद्दाख को अलग इसलिए किया क्योंकि लद्दाख में अगर कंट्रोल हो जाए गवर्नमेंट का डायरेक्ट, तो यहाँ का प्रॉब्लम को संभालने में गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है। तो यही रीज़न है लद्दाख को भी अलग कर दिया। अच्छा किया सर, लद्दाखी बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि हमें अलग कर दो, और गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा चल रहा है, करना चाहिए था। बिकॉज जब पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर को संभालने का ज़रूरत पड़ता है तो मुश्किल आता है। अगर आप इस हिस्से को थोड़ा सा अलग कर देते हो तो आपका एक हिस्सा अलग हो गया। अब ये लोगों को संभालने के लिए, ये जो टेरराइज जो सिस्टम पाकिस्तान चलाते हैं ना, ठीक है, यहाँ के लोगों को जो भड़काते हैं, ये भड़कावा दूर हो जाएगा, मतलब कंट्रोल कर पाएगा और नॉर्मल हो जाएगा सर धीरे धीरे। बेसिकली डेमोग्राफी नॉर्मल कर दो, किसी भी चीज़ में किसी का भी मोनोपोली अच्छा नहीं है ना, डेमोग्राफी नॉर्मल कर दो, ठीक है, सबका इक्वल हक ला दो, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली कश्मीर का मुद्दा सर ठीक हो जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज करने से ही दिक्कत है सर। ओके, आ जाओ ITC में बात करते हैं। अब मुझे पॉलिटिक्स में मत लेके जाना, क्योंकि जब भी आप पॉलिटिक्स, मतलब ये गंदा पॉलिटिक्स नहीं, देश का पॉलिटिक्स में जब भी आप मेरे को बोलने बोलोगे, मैं एक पूछोगे मैं 1000 जवाब दे देता हूँ, है ना। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि जब भी बात देश का आता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बात करूँ। क्योंकि सवाल जब देश की इंटीग्रिटी का हो ना, देश को एक रखना हो, चाहे कोई भी देश को तोड़ने का बात करे, वो कभी भी अच्छा बात नहीं है। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि सच्चाई सबको समझना चाहिए। ITC इज क्रेडिटेड, ठीक है, इसमें CGST, SGST, UTGST, IGST डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड बाय हिम। अब इसको समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस। टू इलस्ट्रेट ए सप्लायर मेकिंग इंट्रास्टेट, एक सप्लायर इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकता है, मतलब सेम स्टेट के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर, ठीक है, बिहार के अंदर।
इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा, मतलब बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटका, कर्नाटक से केरला, केरला से मणिपुर, मणिपुर से मिजोरम, नागालैंड, अलग अलग स्टेट में गुड्स का सप्लाई होगा। एंड इम्पोर्टेड परचेस मतलब जब आप फॉरेन कंट्री से भी कोई गुड्स खरीद के लाते हो उसमें भी जीएसटी लगता है, उसको आप एलिजिबल आईटीसी की तरह क्लेम कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंपोर्ट में जो जीएसटी लगता है उसे भी आईटीसी क्लेम में आता है सर, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ये देखो सर, ये ग्राफ चार्ट आपको थोड़ा हेल्प करेगा सर। इंट्रास्टेट परचेसेस, इंटरस्टेट परचेसेस एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तीन तरह का परचेस हो गया। आप सेम स्टेट के अंदर परचेस कर सकते हो, आप अलग स्टेट से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब है सेम स्टेट या विद इन स्टेट, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, अगर मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ भी सप्लाई या परचेस होगा तो उसको इंट्रास्टेट परचेस कहेंगे। इसमें टैक्सेस पेड जो है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर आपको कुछ आईटीसी मिलेगा, ठीक है, तो सीजीएसटी, आईजीएस, एसजीएसटी दोनों ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ आईटीसी इनपुट क्रेडिट सीजीएसटी का भी रहेगा, कुछ इनपुट क्रेडिट एसजीएसटी का भी रहेगा। जब आप आपके घर में कोई भी सामान खरीदते हो, इवन से फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो से या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से सीजीएसटी में 9%, एसजीएसटी में 9% या फिर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ऐसा आप लोगों ने बहुत देखा होगा, है ना? क्या रे सर, ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो। हाँ सर, फूड प्लाजा के बिल में भी होता है। हाँ ठीक है, ये सब आप बिल में हमेशा देखते हो। तो जब बात सेम स्टेट के अंदर हो तो आईटीसी भी आपका जमा होगा उसी हिसाब से। ठीक है, और इंट्रा स्टेट परचेज में वही बात, टैक्स पेड भी सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा। अब इंटर स्टेट परचेज का बात है। ठीक है, इंटर स्टेट परचेज में आपका जो टैक्स पे होगा उसको आईजीएसटी कहेंगे, और जो आईजीएसटी आप इनपुट क्रेडिट आप क्लेम करोगे वो आईजीएसटी रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड माना जाता है। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आप बेसिकली कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी एंड आईजीएसटी, ठीक है, ये दोनों चीज आता है इसमें। आप टैक्स पे करोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, आप लोगों को कस्टम्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, स्पेशली सीएमए में और सीएस में कस्टम्स का एरिया अभी चर्चा होता है, सीए का फाइनल लेवल में पढ़ा जाता है। तो बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी बेसिक एरिया है, आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पर आप पे करोगे जो इंपोर्ट करने के टाइम पे आप दोगे, और आईजीएसटी आप पे करोगे। ठीक है, और क्लेम जब क्लेम मतलब आईटीसी आपको कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलेगा, बट आईजीएसटी अगर आप कुछ भी पे करते हो इंपोर्ट करने के टाइम पे, फॉरेन से कोई भी परचेस करने के टाइम पे, उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर कि आप क्या पे करते हो और किसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। हर जगह में तो सेम ही रहा, बस यहाँ पर बीसीडी आपको क्रेडिट के तौर पे नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कस्टम ड्यूटी का हिसाब है, उसके साथ जीएसटी का कनेक्शन नहीं है। बोलो सर, ये चार्ट समझ में आया? इतना तो बता दीजिए मुझे। चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. बोलो। The person may use the ITC to pay his output tax liability। अब ये जो ITC आपको मिलेगा ना, बात यही है, अब जो भी ITC आपके पास रहेगा, मतलब बेसिकली जो आपने परचेज के टाइम पे दिया था, इसको आप जब आपको आउटपुट टैक्स पे करना हो एज ए बिजनेसमैन, ठीक है, एज ए रजिस्टर्ड पर्सन, एज ए रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन, जब आपको आउटपुट टैक्स पे करना है, ये आईटीसी आपके लिए एक हेल्पफुल मैटर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। द पर्सन में यूज द आईटीसी टू पे हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, जो आप सेल करने के टाइम पे आपका जो लाइबिलिटी क्रिएट होगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट इंडियन जीएसटी इज ए ड्यूअल जीएसटी वेयर इन टू टैक्सेस जैसे सीजीएसटी and SGST or UTGST are levied concurrently on supply transactions. While the CGST revenue accrues to central government, CGST से जो revenue collect होता है वो central government का part है, and SGST और UTGST से जो revenue collect होता है वो respective state government and union territory का part है। समझ में आ रहा है सर? सॉरी सर। तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक्रू होगा, मतलब जो भी सीजीएसटी पेमेंट का बात आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ये एडजस्टमेंट क्या कैसे होता है, कौन किसको देता है नहीं देता है, रिटर्न फाइलिंग बताऊंगा ना,
तब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से सेटलमेंट चलता है जीएसटी का, जो आईटीसी समझने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, while CGST revenue accrues to central government and SGST and UTGST revenue accrue to respective state government and union territory respectively. Hence, ITC of CGST and SGST or UTGST is not interchangeable, है ना? CGST और SGST में कभी भी इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है, मतलब कभी भी आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट वो नहीं करेगा, बिकॉज सेंट्रल अलग है, स्टेट अलग है। जैसे तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग पढ़ते हो आजकल, है ना, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में या फिर सीएस एंट्रांस में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बार बार बोला जाता है, हमारा देश जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में बना हुआ है सर। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है क्वासी फेडरल सिस्टम, जिसमें सेंट्रल के पास थोड़ा पावर ज़्यादा है, यस थोड़ा नहीं काफ़ी पावर ज़्यादा है, होना भी चाहिए, ठीक है, नहीं तो कंट्रोल लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारे देश में ऐसे ऐसे स्टेट है सर, उसका बस करे ना, मतलब वो एक्चुअली स्टेट नहीं है, कुछ नेता ऐसा है, ठीक है, जो जिसको अगर मन करे ना वो पूरा देश से ही अलग हो जाए, मतलब जब अपना राज कायम करने के लिए, मतलब वो भारत से 2 मिनट में अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा उसका मन है कि भाई अगर मेरा गद्दी नहीं रहेगा तो मैं भारत का पार्ट नहीं, मतलब दे आर फीलिंग्स इज लाइक दैट। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होना जरूरी है सर, ठीक है, नहीं तो भारत बनेगा नहीं। जैसे पंजाब में खलिस्तानी, समझ रहे हो ना सर, कश्मीर में पाकिस्तानी, हाँ, कश्मीर में पाकिस्तानी, इधर खलिस्तानी, हाँ। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हैदराबाद में निजामी लोग चालू किया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल तो अलग हो ही गया, ठीक है मतलब बांग्लादेश बन गया था उस टाइम पे, अब बंगाल के अंदर भी चालू करेगा, ऐसे यहाँ पर भी बीच बीच में कुछ कुछ एरिया है, ठीक है। तो जो अलग स्टेट बनाना चाहता है अलग बात, मतलब कंट्री अलग नहीं, बट ये खलिस्तानी तो अलग कंट्री बनाना चाहता है, बाकी ये अलग कंट्री बनाना चाहता है, ठीक है, खतरनाक मुद्दा है ये सब सर कंट्री बनाओगे अलग अलग तो फिर देश कहाँ रहेगा। तो इसीलिए हमारे देश में पावर सेंट्रल के हाथ में क्वासी फेडरल सिस्टम पे चलता है। तो अब सवाल ये है सर, तो टैक्स का जो बेनिफिट या एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट भी, ठीक है, एक सिमिलर पैरामीटर में चलेगा। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूटिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। तो इसीलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं सर, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल एंड दस क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट परमिशेबल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब आईटीसी का क्रेडिट क्लेम होता है ना, कैलकुलेशन अभी बताऊंगा सर आज आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, 10-20 मिनट में आ जाऊंगा सर क्वेश्चंस पे, आपको समझ में आ जाएगा कि जब इनपुट क्रेडिट यूज किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, आईजीएसटी के साथ दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, आईजीएसटी दोनों के साथ एडजस्ट कर लेगा, बट ये दोनों क्रॉस यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज मुश्किल है, बिकॉज दोनों का फंड अलग अलग होता है। ऐसे स्टेट थोड़ा चिल्लाते रहते हैं हमेशा। अब देखिएगा ममता दीदी को कभी भी कुछ भी बोलो कि दीदी ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, अब देखिएगा, हाँ, तो ममता दीदी ऐसे ही बोलेंगे, अरे सेंट्रल अभी भी जीएसटी का पैसा नहीं दिया है। हम लोग अकाउंट थोड़ी ना चेक करने जाते हैं, हाँ, ये सेंट्रल ने पैसा दिया कि नहीं दिया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाते हैं, फिर सेंट्रल उसको रेमिट करते हैं, ठीक है। वो रेमिटेंस प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा सर, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। अब दीदी तो बोल देते हैं, लेकिन पब्लिक को थोड़ी ना पता चलता है वास्तव में कि सच में कितना पैसा सेंट्रल ने दिया और कितना नहीं दिया। ओके, मतलब दिस इज वेरी पॉपुलर सर, मैंने आप लोग भी सुने होंगे ममता दीदी के मुंह से। ओके आगे देखो, तो हेंस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज नॉट इंटरचेंजेबल एंड thus क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज नॉट परमिशेबल। आईजीएसटी इज ए ट्रांजिटरी टैक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आईजीएसटी पेड बाय टैक्स पेयर्स इनिशियली गोज टू द सेंट्रल क्लियरिंग अथॉरिटी। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। समझ में आ रहा है सर, आप आईजीएसटी को पेमेंट कर सकते हो सीजीएसटी पेमेंट के लिए। अगर आपके आईजीएसटी में क्रेडिट है तो उसको आप सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, या फिर आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में यूज कर सकते हो। Thus, cross utilizations of IGST and CGST SGST is permissible। मतलब जो आपको मैं बोल रहा था, आईजीएसटी भाई तुम इन लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए इसको ट्रांजिटरी टैक्स कहा जाता है। सो व्हाई आईजीएसटी इज कॉल्ड ट्रांजिटरी टैक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। इसको ट्रांजिटरी क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है। तो नाउ flexibility has been provided to taxpayers to utilize ITC of IGST for payment of
CGST or SGST or UTGST in any proportion and in any order subject to the condition that the entire ITC on account of integrated tax is completely exhausted. और आप IGST को completely exhaust कर सकते हो before the ITC on account of central tax or state union territory tax can be utilized. If ITC of IGST is used for payment of SGST or UTGST, corresponding debit or credit is made to respective state government or union territory. अब ये कैसे होता है इसके लिए आपको मैं कैलकुलेशंस कराऊंगा ना अभी कुछ मिनट में, तो आपको क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। अभी बार बार एक बोलूंगा तो आप सोचने लगोगे कि सर कैसे होता है, क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेट करो, बताता हूँ। सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 49A 49B रूल 88A एंड सर्कुलर एक आया था 23 अप्रैल को 2019 में, prescribe the sequence of utilizations of ITC. A combined reading of such provisions shows that order of utilizations of ITC as per the order of numerals given below. चलो देखते हैं ऑर्डर के बारे में क्या बोला है, मतलब किस ऑर्डर से आप यूटिलाइज करोगे उसके बारे में बोला है, तो देख लो सर थोड़ा सा। ITC ऑफ IGST, ठीक है, ITC ऑफ IGST, CGST, SGST, ठीक है, इसका ऑर्डर के बारे में बात किया। अब ऑर्डर कैसे है ये थोड़ा जान लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। सो ITC ऑफ IGST, आउटपुट IGST लाइबिलिटी अगर है in any order or in any proportion, ITC of IGST to be completely exhausted mandatory, मतलब IGST में अगर कुछ भी बैलेंस है उसको एग्जॉस्ट कर लो, मतलब खत्म कर लो, मतलब CGST SGST पेमेंट करने के लिए, IGST पेमेंट करने के लिए पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद सेकंड आता है SGST UTGST, ठीक है। अच्छा CGST नॉट परमिटेड, मतलब नॉट परमिटेड इन द सेंस ये जो बात किया ना सर, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शंस, ठीक है। ITC ऑफ IGST टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड वो मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन जब बात आता है आउटपुट लाइबिलिटी में, CGST नॉट परमिटेड एंड SGST के अंदर क्या बता रहा है, यस, मतलब पॉइंट नंबर 6 है, दैट इज only after ITC of CGST has been utilized fully then only you can use in CGST. अब इसको मैं ना ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा सर ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कौन किसके साथ एडजस्ट करेगा, कौन किसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखो तो समझ में आ जाएगा सर। चलो अच्छा पहले एक एग्जांपल कराते हैं फिर एक क्वेश्चन कराएंगे, पहले सुनो कुछ एग्जांपल, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो आपके मन में मैं लेता हूं। सर अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफरेंट टैक्स रेट्स, ठीक है। जैसे आपके IGST में IGST का टैक्स लायबिलिटी बना है 1000 से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सब एग्जांपल है। मानो कि आपने आउटपुट मतलब आपने सेल किया, अभी आपको टैक्स पे करना है सरकार के घर में और वो अमाउंट हुआ 1000 और आपका ITC IGST में अवेलेबल कितना है सर, बैलेंस कितना है 1300, ठीक है, ये आपका बैलेंस है। IGST का बैलेंस है ITC का 1300, ठीक है। CGST में आपको पे करना है 300, आपके ITC बचा हुआ है 200। SGST में आपको पे करना है 300 और आपका क्रेडिट में बचा हुआ है 200। तो अगर आप यहाँ पर टोटल में देखते हो तो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो अभी सरकार के घर में आपको पेमेंट करना है ये अमाउंट है 1600 और आपके पास ITC बचा हुआ है 1700। आपको बात समझ में आया सर? पहले मुझे ये बता दो, ये लेजर से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि लेजर आपको ऐसे शो कर रहा है कि भाई देना है 1600 एज पर योर सेल, ठीक है, और आपका ITC बचा हुआ है 1700। अब सवाल ये उठता है कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब ये जो ITC आपका है इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, ऑर्डर कैसे होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया सर? ये मुझे पहले बताइएगा। हाँ सर। अब आप देखो इसको किस ऑर्डर से यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या बोला, IGST को पहले यूज करना है। तो IGST में आपको डिस्चार्ज कितना करना है, डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट IGST लायबिलिटी 1000 है ना, और डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट CGST लायबिलिटी कितना है, CGST कितना है, CGST तो ऐसे पे करना है 300 है ना, लेकिन आप यहाँ पर 200 यूज कर सकते हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है कि क्यों आप ऐसे करोगे, बिकॉज आपका क्रेडिट कितना है 200, तो आप यूज कर सकते हो। और 100 IGST से चला जाएगा और 100 जो है वो SGST में चला जाएगा, मतलब 300 में से, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट CGST लायबिलिटी 200 हो जाएगा और डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट SGST लायबिलिटी 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका हुआ 1000, 200 और 100, ठीक है। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, रुको,
एक बार मुझे पूरा बोलने दो। ITC ऑफ IGST हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, मतलब आपका 1000 का लाइबिलिटी है, ये पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। अब 1000 का ये लाइबिलिटी को एग्जॉस्ट करने के लिए आपके पास IGST का क्या हिसाब है वो देखो। ITC कितना है आपके पास? IGST का ITC कितना है? 1300 है ना। अब देखो आप, CGST यहाँ पर 0 है, SGST भी यहाँ पर 0 है, IGST 1000 के लिए 1000 चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब CGST में आपने यहाँ पर कितना लिया? 200 लिया, ठीक है। सॉरी, IGST में IGST इधर 1000 है, इधर 200 है, इधर 100 SGST में चला जाता है, और यहाँ पर आपका CGST 100 है, तो 200 और इधर 100 कितना हो जाता है? टोटल 300, ठीक है। और इधर अगर आप 100 यूज करते हो और इधर आप SGST कितना यूज कर पाओगे? 200, तो कुल मिला के आपका 1000 है, इधर 300 है, इधर 300 है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास ITC है 1700 का, लेकिन आपको देना है 1600 का, तो 1600 आप दे रहे हो, तो फिर बैलेंस ITC आपका कितना बचता है? 100, जो आपका ITC अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो खेल कैसा हुआ? कोई मुझे समझा दो थोड़ा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जियाउल कुछ बोल रहा था, बोल। वो सर वही बोल रहे थे, पहले IGST को एग्जॉस्ट कर लिया और IGST में जो अमाउंट बचा उससे उसका क्रेडिट से CGST को पे नहीं कर सकते ना, यही बोले। IGST नहीं, IGST से CGST को पे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन SGST को नहीं कर सकते। CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं करेगा, ओ ओ हाँ, ये दोनों वापस में एडजस्ट नहीं अच्छा, करता, लेकिन IGST बैलेंस के साथ हम लोग एडजस्ट कर कोई भी सकते कर हैं। सकते हैं access। यस, कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास IGST में 1000 आपका लाइबिलिटी है और ITC आपका 1300 का है। अब आपको डिस्चार्ज करना है IGST लाइबिलिटी कितना? 1000 का, ठीक है, और आपके पास ITC अवेलेबल है 1300 का। अब इसमें आप CGST के लिए 200 कर दो, SGST के लिए 100 कर दो, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। CGST में आप 100 दिखा दो, तो अगर आप CGST में 100 दिखाओगे तो SGST में 200 दिखाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो करो, या तो CGST हाँ, को 200 क्योंकि दो। उससे 200 गया, उससे 100 गया। हाँ, अगर इसको 200 दोगे तो इसको 100 देना पड़ेगा, और अगर इसको 100 दोगे तो इसको 200 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ ऐसा ही कुछ भी एक आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल 1600 का जो लाइबिलिटी है आप इसको पे कर सकते हो, और बाद में आपके पास बचा रहेगा 100 का ITC। ये आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, एडजस्ट करने का ये एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। दूसरे ऑप्शन में आते हैं सर। दूसरा ऑप्शन मतलब ऑप्शन 2, अगेन आपके पास ITC अवेलेबल है 1300 का, पेमेंट करना है 1000 का। इसमें देखो डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट CGST लाइबिलिटी अगर 100 है तो SGST चला जाएगा 200, ठीक है, और CGST में अगर 200 दोगे तो यहाँ पर दोगे 100। तो अल्टीमेटली वही बात घूम फिर के आ रहा है कि हमें अल्टीमेटली अगर वहां ज्यादा दे देंगे तो यहाँ कम देना पड़ेगा, मतलब क्या चल रहा है, अगर यहाँ ज्यादा दे देंगे, ठीक है, CGST को 200 देंगे तो SGST को पहले 100 मिलेगा, ठीक है, और अगर SGST को 200 दे देंगे तो CGST को 100 मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज घूम फिर के अल्टीमेटली आपको एडजस्ट करने का मौका मिलता है। अब ये तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था, अब क्वेश्चन करोगे और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा और क्लैरिटी दिखाता हूँ, फिर कुछ और रूल्स है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक अच्छा वाला क्वेश्चन उठाता हूँ आपको, जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए, ऐसा ये क्वेश्चन कराने से मजा आ जाएगा सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो पूरा एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो ऑर्डर वहां पर आपने देखा SGST IGST और CGST के बीच में, वो ऑर्डर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन वाइज देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को जवाब दीजिए। सर XT प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम, मतलब कोई कॉम्पोजिशन पे वो लोग नहीं है, ठीक है, कॉम्पोजिशन वाले को ITC क्रेडिट नहीं मिलता है ना, मतलब वो GST पे कर सकता है परचेस के टाइम पे, बट जब वो सेल करता है तब उसमें वो बेनिफिट नहीं उठा पाता। ठीक है, तो इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज इन ए टैक्स पीरियड। तो इन्होंने ये जो XT प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी ने कुछ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज किया टैक्स पीरियड में, जिसमें इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 8 लाख का है,
और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 3 लाख का है ना। कंपनी का हो सकता है, अगर कंपनी वेस्ट बंगाल के है ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहा है 8 लाख का सप्लाई, और अगर वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र सप्लाई कर रहा है तो 3 लाख का, ऐसे सोच सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। और भी कुछ कहानी में बचा हुआ है। It has also furnished the following information in respect of purchase made by it in that tax period. उसी टैक्स पीरियड में कंपनी ने इंट्रास्टेट परचेज किया, ये सप्लाई मतलब सेल किया, ये परचेज किया। तो परचेज में क्या होता है सर, आईटीसी मिलता है। तो परचेज किया 2 लाख का, और इंटरस्टेट मतलब दूसरे स्टेट से परचेज करके लाया 50,000 का, ठीक है। ये परचेज का दिया है, ठीक है, मतलब ये इनवर्ड का है और वो आउटवर्ड का है। दिस इज आउटवर्ड एंड दिस इज इनवर्ड, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई के हिसाब से, मतलब परचेज और सेल से, बेसिकली ये परचेज है और ये सेल है। अब कंपनी के लिए आपके सामने कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन है सर, ठीक है, एकदम रियल लाइफ सिचुएशंस है। कंपनी हैज फॉलोइंग आईटीसीज विद इट एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। तो कंपनी जब अपना टैक्स लेजर चेक कर रहा है, क्रेडिट लेजर, तो कंपनी देख रहा है कि उसके सीजीएसटी में बैलेंस है 57,000, एसजीएसटी में बैलेंस है नील, और आईजीएसटी में बैलेंस है 70,000। समझ में आया सर, ठीक है। ये बैलेंस उनके क्रेडिट में दिख रहा है पुराने मंथ के बिजनेस के हिसाब से। अब आपको यहाँ पर कुछ नोट भी दिया है। नोट में क्या बोला, आपको कुछ चीजें मानना पड़ेगा, जैसे रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% करके ईच, और आईजीएसटी का रेट है 18% रेस्पेक्टिव। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल, आर एक्सक्लूसिवली ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स के बिना है, wherever applicable. All the condition necessary for availing the ITC, मतलब टैक्स इंक्लूड करके नहीं है, ये सब टैक्स छोड़ के है। All the condition necessary for availing ITC have been fulfilled and compute the minimum GST payable in cash by XT Private Limited। कितना उनको पे अलग से घर से पे करना पड़ेगा for the tax period and make suitable assumption as required। मतलब आपको जैसे ऑप्शन चूज करना है, जो एज पर प्रोविजंस है आप ऐसे चूज कर सकते हो। तो ये है आपके सामने एक कंपनी का हिसाब किताब, और आपको बोला गया कि भाई जीएसटी कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई मेरा, कंपनी सेक्रेटरी, बताओ कि कंपनी का जीएसटी पेमेंट क्या होगा, ठीक है। सीएस सीएमए के पास आके जीएसटी कंसल्टिंग करने के लिए आ गया बिजनेसमैन एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर, और आपको पूछ रहे हैं कि भाई बता दो मुझे कि मेरा जीएसटी का क्या हिसाब किताब होगा। क्वेश्चन क्लियर है, केस क्लियर है, तो मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। चलो सर, सिनारियो समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड हो ना आप लोग? ठीक है सर, तो चलो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ स्टेप्स में इस कैलकुलेशंस को करना है, ठीक है। इसके बाद आप घर पे अलग से क्वेश्चन में दूंगा, आप करिएगा उसको। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो सबसे पहले आपको कुछ हिसाब करना होगा। आप जब सेल करोगे तो आपको जीएसटी पे करना है ना, मतलब जीएसटी पे कैसे करोगे, एज ए सेलर और एज ए सप्लायर आप अपने कस्टमर से उठाओगे, है ना, और फिर वो गवर्नमेंट के घर में जमा करोगे। तो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 8 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाई कितना था आपका, 8 लाख का था, और 3 लाख का था इंटर का, है ना, मतलब सेम स्टेट का 8 लाख है, ये देखो सेम स्टेट का 8 लाख है ना, ये रहा, और अलग स्टेट का मतलब इंटर स्टेट का 3 लाख है। तो 8 लाख का 9% सीजीएसटी है, कितना होगा, 72,000। 8 लाख का 9% एसजीएसटी है, कितना होगा, 72,000, मतलब 72,000। तो 72 कितना हो जाता है, 1,44,000, है ना। टोटल सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के 8 लाख के प्रोडक्ट पे कितने का टैक्स लग गया सर, 1,44,000। थैंक यू सर। अब आगे देखिए सर, अब आईजीएसटी भी देख लेते हैं। ये तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। अब आईजीएसटी कॉलम फाका है, बिकॉज आईजीएसटी तब लगता है जब गुड्स स्टेट चेंज करते हैं। आप जब अपने गुड्स को किसी दूसरे स्टेट में बेचते हो, ठीक है, दूसरा स्टेट इन द सेंस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू झारखंड, झारखंड टू उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड टू हिमाचल, या जम्मू कश्मीर से लद्दाख, या लद्दाख से गुजरात, जहां भी मन करे आपको, ठीक है। स्टेट बदलेगा तो आईजीएसटी आता है, स्टेट बदलेगा तो आईजीएसटी आता है। अब आईजीएसटी में रेट कितना था सर,
सर आईजीएसटी में रेट है 18%। सो 3 लाख का 18% कितना होता है बोलो? স্যার ৫৪,০০০ টাকা হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার এই টোটালটা থেকে স্যার যত সিজিএসটি মানে আমার আইটিসি পড়ে আছে সেটা মাইনাস করলেই তো হয়ে যাবে নাকি? हाँ देखना वही ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर 1,44,000 और इधर 54, 54, 1,44,000, 1,44,000 और 54,000, ठीक है, मतलब 54,000। अब 1,44,000 और 54 कुल मिला के आपका जीएसटी पेबल कितना हो रहा है? 1,98,000। 1,98,000। दिस इज योर जीएसटी पेबल अमाउंट, जिसमें आईजीएसटी भी है और सीजीएसटी एसजीएसटी भी है, बिकॉज आपका डिफरेंस मतलब सेल है, ठीक है, आईजीएसटी का भी सेल है और सीजीएसटी एसजीएसटी का भी सेल। अब ये तो रहा आपका पेमेंट करना है, ठीक है, अब पेमेंट तो करोगे लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? क्रेडिट लेजर से, है ना, जो ऑटोमेटिकली आपने जब जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे ना, आपका सप्लायर, आप खुद, ठीक है, तो सब कुछ वैसे जैसे फॉर्म आप लोगों ने मैच किया था, स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे जैसे ऑटोमेटिक मैच होता जाएगा और वो क्रेडिट में जमा होता जाएगा, तो ऐसे ही जमा होते होते ऐसे ही जमा होते होते आपके क्रेडिट में सीजीएसटी बता रहा है कितना? 57, एसजीएसटी बता रहा था नील और आईजीएसटी बता रहा था 70,000। ये तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया ये वाला सिचुएशन, 57 नील एंड 70,000, ठीक है। तो अब आपके पास अवेलेबल आईटीसी है 57 नील और 70,000। लेकिन सर आपने कुछ परचेज किया ना इस साल, इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में, हाँ तो आपने परचेज जब किया 2 लाख उसका का ITC इंटरेस्ट, भी मिलेगा। वेरी गुड सर, आपने 2 लाख का परचेज किया, ये देखो इंटरेस्टेड परचेज 2 लाख और इंटरेस्टेड परचेज 50,000, तो वो परचेज का टैक्स इस बार ऐड होगा, मतलब क्रेडिट में जमा होगा। तो 2 लाख पे 9% 18,000, अगेन 2 लाख पे 9% 18,000 सीजीएसटी एसजीएसटी में जमा हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन इंट्रास्टेट में तो आईजीएसटी नहीं आता, लेकिन 50,000 आपने इंट्रास्टेट परचेज किया तो 50,000 का 18% हो जाता है 9,000, जमा हो गया। तो आपके पास करंट क्रेडिट सिस्टम में आपके लेजर में कितना शो करेगा बैलेंस? 57 प्लस 18 75, नील था 18 आया 18,000, आईजीएसटी 70 था 9 आया 79,000। ये आपके पास करंट आईटीसी है और ये आपको पेमेंट करना है कुल मिलाकर। यहां तक क्लियर है? अप टू दिस क्लियर है सर? हाँ सर। अब इसको एडजस्ट कैसे करोगे? जैसे कि आपको मैं शुरू से वही समझाने का कोशिश कर रहा था, ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट जैसे होता है। तो आपका जीएसटी पेबल है इसका 72, इसका भी 72, इसका 54, 54 है ना, तो 72 72 एंड 54 ये रहा, 72 72 एंड 54 आपके लिए बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कौन किसके साथ एडजस्ट करेगा और कौन किसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा। अब इन दिस केस टोटल पेमेंट है आपका 1,98,000, लेकिन आपके पास आईटीसी एडजस्टमेंट कैसा कैसा है वो आप पहले देख लो। देखो सर आईजीएसटी में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 79। आईजीएसटी एडजस्ट कितना करना है? 54। तो क्या जितना आपका आईजीएसटी पेबल है एडजस्ट हो गया? नो सर, बाद बाकी दूसरे को कर। अब मेरा कहने का मतलब है 79,000 आपका क्रेडिट है, लेकिन 54,000 पूरा का पूरा यूज हो गया कि नहीं? मतलब 54,000 पेमेंट हो गया, कहने का मतलब ये। तो 79 से 54 हटाने से कितना होता है? 25,000। अब इसको कंप्लीटली एग्जॉस्ट करना है ना, ये 25,000 को कंप्लीट एग्जॉस्ट करना है, बिकॉज दिस इज योर आईजीएसटी एंड यू कैन एडजस्ट योर आईजीएसटी विद एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो आप इसको सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था। अब अगर एसजीएसटी में 25,000 एडजस्ट कर देते हो, ठीक है, अगर आप 25,000 एसजीएसटी में एडजस्ट कर देते हो तो आपका एसजीएसटी पेमेंट कितना करना है? 72, 25 एडजस्ट हो गया, यहाँ आईजीएसटी से आपने क्रेडिट यूज कर लिए, समझ में आ गया? ठीक है,
लेकिन आईजीएसटी में अभी भी कुछ बैलेंस है क्या? 79 से 54 चला गया, 54 के चला गया और 25 के भी चला गया, इसका टोटल एग्जॉस्ट हो गया। अब सीजीएसटी को एडजस्ट करना है, कुछ होगा क्या आईजीएसटी से? आईजीएसटी के पास कुछ है क्या सीजीएसटी के लिए? नो सर। नहीं है, बिकॉज एडजस्ट No, sir. आपने एसजीएसटी में कर लिए। ठीक है, तो अब सवाल है सर क्या सीजीएसटी को, अब सीजीएसटी क्या करेगा सर? अपने घर में देखेगा, जब बड़े भाई के घर में नहीं है, ठीक है, तो वो अपने घर में देखेगा और क्या करेगा? वो देखेगा मेरे घर में पैसा है कि नहीं। तो सीजीएसटी पे करना है 72, सीजीएसटी में बैलेंस कितना है? 75। तो क्या एडजस्ट होगा? हाँ सर। यस। तो 72 से मतलब बेसिकली 75 से 72 ले लिया आपने, अभी भी 3000 पड़ा रहेगा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी नाउ, वो ऑटोमेटिक क्रेडिट में मेंटेन हो जाएगा। कहने का मतलब है 72,000 पे करने के लिए आपके पास 72,000 सीजीएसटी है। लेकिन सर एसजीएसटी में आपको पे करना है 72, ठीक है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर 25 आईजीएसटी से लिया, तो फिर आपके पास एसजीएसटी क्रेडिटर कितना पड़ा हुआ है? 47,000। नहीं सर, आईटीसी, एसजीएसटी का आईटीसी कितना अवेलेबल है आपके पास? हाँ वो तो 18,000 है वहाँ पर। हाँ, तो आप आईटीसी कितना ले सकते हो वो आपको पहले देखना है। 18,000 ही ले सकते 18,000 आप ले सकते हो, सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट नहीं होता, मतलब इसका जो 3,000 है वो आप नहीं ले सकते, समझ गए सर? सीजीएसटी एसजीएसटी में एडजस्टमेंट नहीं बनेगा, लेकिन एसजीएसटी अपने घर में देख रहा है तो उसको देखा कि 18,000 का आईटीसी है मेरा, तो ले लो 18,000 का आईटीसी। तो 72,000 देना है, 25 चला गया, 18 चला गया, ठीक है, 72,000 में से 25 आपने आईजीएसटी से एडजस्ट कर लिया था और खुद के घर से एसजीएसटी 18,000 मिल गया उसको, लेकिन अभी भी कितना ड्यू रह गया? स्टिल देयर इज सम रिमेनिंग पार्ट। तब आपको 72 से 25 और 18 माइनस करना पड़ेगा, देखो करके कितना आता है? मतलब कितना आईटीसी रह गया? नहीं सर, कितना आपको देना पड़ेगा? आईटीसी तो और कुछ रहा नहीं, जीएसटी कितना रहा? 29,000। 29,000 आपको घर से कैश देना पड़ेगा, मतलब बेसिकली कैश दो, ऑनलाइन पेमेंट करो, जो करना है, ये कैश है, नगद दे, ये नगद पैसा आपको देना पड़ेगा जो क्रेडिट में नहीं मिल रहा है। समझ में आया? हाँ सबको समझ में आया कि किस तरह से हाँ जीएसटी सर। का ऑर्डर मेंटेन हो सकता है? तो टोटल जीएसटी पेबल आपका रह गया कैश में 29,000, ठीक है, बस यही है। नोट में क्या लिखा है? Since sufficient balance of ITC of CGST is available for paying CGST liability and cross utilization of ITC of CGST SGST is not allowed. CGST SGST से एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब CGST में अभी भी 3,000 बैलेंस था सर, लेकिन वो 3,000 आप नहीं ले सकते, ठीक है। And ITC of IGST has been used to pay SGST after paying IGST liability to minimize cash outflow, ठीक है, बस यही है ओवरऑल एक जीएसटी कैलकुलेशन का तरीका या फिर ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। अब आपको जीएसटी रिलेटेड और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा सर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, ये इलस्ट्रेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अलग बात है बट आपको समझना पड़ेगा, इतना दिन से आपने जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ा आपको वो फाइंड आउट करके आंसर देना है। सर XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंप्यूट करने बोला आईटीसी अवेलेबल विद XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो क्या क्वेश्चन पूछे आपको? सर ये जो मैन्युफैक्चर करते हैं टैक्सेबल गुड्स का, उसमें कुछ इनपुट यूज किया, तो जो भी इनपुट यूज करेगा वो उसका इनवर्ड सप्लाई है, मतलब परचेस है, उसके लिए जीएसटी पे किया था 1 लाख, लेकिन इसमें एक रिमार्क्स दिया है, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग, एक इनवॉइस 10,000 का इनवॉइस मिसिंग। 10,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगा, 90,000 पे मिलेगा। थैंक यू, वेरी गुड सर, ठीक है, आपने अभी समझ गया बिकॉज आपने प्रोविजन अच्छे से पढ़ा था, है ना। इनपुट बी 50,000 का जीएसटी है आपका, लेकिन यहाँ बताता है इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, ये जो इनपुट है ये 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव होने वाला है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज रिसीव्ड इन अक्टूबर, पहला इंस्टॉलमेंट अक्टूबर का है और आप किस मंथ का कर रहे हो? फॉर द मंथ ऑफ इसमें नहीं मिलेगा सर, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मिल जाता है उसके बाद। थैंक यू सर। कैपिटल गुड्स
1,20,000 का आपने परचेज किया, XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will liable depreciation on the full invoice value. इसमें क्या करोगे? कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलता है ना? क्यों नहीं मिलता है? अगर आप कैपिटलाइज करते हो तो मिलेगा, लेकिन आप एट ए टाइम में 2 जगह में बेनिफिट नहीं ले सकते। जीएसटी में भी आप क्रेडिट भी क्लेम करोगे और डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे तो मुश्किल में आ सकते हो ना, मुश्किल में पड़ जाओगे, नहीं होगा। इनपुट सर्विस 2,25,000 का है। One invoice dated 20th January on which GST payable was 50,000 has been received in October. एक इनवॉइस 20 जनवरी का है जिसका जीएसटी पेबल 50,000 का है, उसका रिसीव आपको हो रहा है अक्टूबर में। आपको यहाँ पर कुछ नोट भी दिया है, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, assume that all other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Annual return of previous financial year was filed in 15 September. तो एनुअल रिटर्न फाइल कब हो गया सर? 15 सितंबर को फाइल हो गया, है ना। अब आपको पूछते हैं, मतलब 50,000 का नहीं मिलेगा ITC? हाँ, वेरी गुड सर। तो आप देखो सर, पहला जवाब राहुल का जवाब था सर 10,000 का नहीं मिलेगा, 1 लाख का था, 90,000 ही है। ITC cannot be taken on missing invoice. The registered person should have the invoice in its possession to claim ITC section 16 subsection 2 clause A. कहाँ बता के रखा है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट बी नहीं, when inputs are received in installment, ITC can be added only on receipt of last installment. First provision to section 16 subsection 2 में ये बात कहा गया, आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा सर। एक्चुअली CA एंड CM इनको तो लिखना पड़ता है, CS के केस में हाँ तो सर, सेक्शन लर्न किए हैं सर। वेरी गुड सर, सेक्शन लर्न करना पड़ेगा। हाँ, ये मैं बार बार भूल गया था। ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको सेक्शन लर्न करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स, इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स कैनॉट बी अवेल्ड एज ITC if depreciation has been claimed section 16 subsection 3. so again nil. लास्ट वाले में कितने का था सर? 2 लाख का था क्या? 2,25,000 का था, और एक इनवॉइस अक्टूबर को मिला जो 20 जनवरी का इनवॉइस था, ठीक है, लेकिन मिला, रिसीव हुआ अक्टूबर को। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है हमारा? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का आप लोगों को पता है। As per section 16 subsection 4, ITC on invoice cannot be availed after the due date of furnishing the return for the month of September following the end of financial year to which such invoice pertains or date of filing annual return whichever is earlier. So since the annual return of the previous financial year has been filed on 15 September, जो due date से पहले हो गया, ठीक है, ठीक है, prior to due date of filing the return for the month of September, that is 20th October, ITC on the invoice pertaining to the previous financial year cannot be availed after 15 September. ठीक है, तो ये previous financial year का था, नहीं होगा बिकॉज वो जनवरी का था, ठीक है। तो 1,75,000 ही आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो। 2,25,000 में से 50 चला जाएगा तो बचता है 1,75,000, तो 1,75,000 एंड 90, तो कुल मिला के होता है आपका 2,65,000। यही ITC आप अवेल कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, अंदर की बात है। हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये पूरा अंदर की बात है, अगर अंदर का बात आप भूल जाओगे, ठीक है, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, नहीं तो ये बुरा क्यों माने। ABC Company Limited, registered under GST, is engaged in the manufacture of heavy machinery. ठीक है, it procured the following items during the month of July. जुलाई में ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, 5,20,000 का GST है, ये GST का वैल्यू दिया है। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख का है, रॉ मटेरियल 2 लाख का है। Confectionery items, these items were supplied free of cost to the customers in a customer meet organized by the company, 25,000 का है। आपको पूछते हैं डिटरमाइन करके बताओ ITC अवेलेबल with ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanation for treatment of various items subject to the information above. Assume that all other conditions of the ITC have been fulfilled. सर आपने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के लिए 5,20,000 का GST पे किया जो गुड्स मैन्युफैक्चर के बारे में है और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बताते हैं और उसका ITC आपको बिल्कुल मिलेगा। ट्रक्स जो आपने रॉ मटेरियल के लिए किया, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज A में बोला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, ये नॉट ब्लॉक्ड है सर बिकॉज ये रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, इसका ITC आपको बिल्कुल मिलेगा।
सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 रॉ मटेरियल जो आप परचेज करते हो उसका भी आपको मौका देता है, बिकॉज रॉ मटेरियल आपके फर्दर इन सब बिजनेस के लिए है, तो 2 लाख का जीएसटी आपको बिल्कुल आईटीसी मिलेगा। तो फिर क्या नहीं मिलेगा सर? सर 25,000 का कॉन्फेक्शनरी कैसे मिल सकता है? बिकॉज वो तो हाँ फ्री दिया है। फ्री दिया, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, आईटीसी ऑन फूड और बेवरेजेस स्पेशली डिसअलाउड अनलेस द सेम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। क्या आपने जो भी फूड बेवरेज परचेस करके लाए थे बिजनेस के लिए लाए थे या लोगों को खिलाने के लिए लाए थे अपनी कंपनी में? लोगों को खिलाने के लिए लाए थे, फर्दर इन सब बिजनेस तो इसमें था नहीं, तो सेंस थोड़ा कॉमन हो जाना चाहिए। कोई बोलेगा सर बिजनेस मीट था, किसी का ऐसे डिबेट आ सकता है, तर्क दे सकता है, सर बिजनेस मीट में यूज किया, सर बढ़िया किया आपने, बिजनेस मीट में लोगों को खाना खिलाया। কোনো স্যার আর্ন হচ্ছে না তো স্যার, हाँ सर, কোনো বিজনেস কোনো স্যার বিজনেসে কাজে লাগছে না, বিজনেসের কোনো কাজের জন্য আর্ন হচ্ছে না স্যার। यस सर, ये तो সেই ক্ষেত্রে एक ये जस्ट बिजनेस स्किल है, ये फिर एक मीटिंग लोगों को बुलाओगे तो खाना तो खिलाना पड़ता है, आप लोगों को खाना खिलाओगे उसका भी आईटीसी क्लेम करोगे, बोलेगा नहीं मैं तो बिजनेस के लिए किया, तो ये बनेगा नहीं सर बात। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी एंड सब क्लॉज आई, ठीक है, सब क्लॉज 1 इसमें बोला है। ऐसा नहीं रहता था सर, तब तो कुछ भी खर्चा दिखा देता कि खाना में हो गया और आईटीसी ले लेता। तो लॉजिकली है, लॉजिकल एकदम बिल्कुल लॉजिकल, ठीक है। आप लॉ को समझोगे ना, आप समझ जाओगे कि लॉ में हर बात कितना लॉजिकली बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, रेगुलराइज पढ़ते जाओगे ना आपको समझ में आता जाएगा कि सरकार हर बात के पीछे कुछ रीजन है इसीलिए किया है, ठीक है। तो 8,20,000 आपका आईटीसी बन जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही सवाल होता है सर, ठीक है। और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन नोट के नीचे हैं, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर कुछ सेक्शन है एक बार बता देता हूँ। ऐसे 86A में कुछ रेस्ट्रिक्शन बताते हैं आईटीसी यूटिलाइजेशन के बारे में। The commissioner or an officer not below the rank of assistant commissioner authorized by him is empowered to impose restriction on utilizations of ITC available in electronic credit ledger जो उसका available है, if he has reasons to believe that such ITC has been fraudulently availed or is ineligible, है ना। आजकल कितना फ्रॉड पकड़ा जा रहा है सर, आप लोगों को मैंने एक केस बताया था जी ITC क्रूसेड। हाँ सर, ITC क्रूसेड, ITC को इतना ज्यादा क्रेडिट बनाते हैं आजकल ITC के चक्कर में, सरकार पागल हो जा रहा है कि भाई बिजनेसमैन अगर इतना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा, बिजनेस है नहीं, नकली सेल दिखाते हैं और जीएसटी में पेमेंट करने से रोकते हैं अपने आप को, बेसिकली जीएसटी से छूट पाने के लिए नकली सेल दिखाते हैं। हाँ सर, और उसमें बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, इनको हेल्प करते हैं, ऑडिट कर देते हैं या फिर अकाउंट्स में हेल्प कर देते हैं। ये कैसे होगा सर? आप कभी भी, सिंपल बात है, जो भी चीज देश के नियम के खिलाफ है, देश का बेसिकली एंटी कंट्री है, ठीक है, एंटी नेशन है, ठीक है, वो बात तो बिल्कुल बनेगा नहीं सर। और एक्चुअली यही प्रॉब्लम क्रिएट किया आईआईए के पीछे। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को लाने के बारे में बात चल रहा है ना सर, ये जस्ट बिकॉज कि अपने पावर के मिसयूज करने वाले प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो इतना मिसयूज किया कि बाध्य कर रहा है सरकार को कि इनको कंपटीशन देने के लिए कि भाई अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं कोई सुधरा हुआ बंदा बना लूंगा। मतलब ऑटोनॉमी का क्या है ना, मोनोपोली आता है, और मोनोपोली में अगर खराब है तो मोनोपोली डेंजरस हो सकता है। तो अगर तुम नहीं सुधरोगे तो सरकार का कहना है कि भाई मैं आपको कंपटीशन दे दूंगा, मैं चाहूँ तो आईआईटी के पैरामीटर में आईआईए बना दूंगा, उसको भी पावर दे दूंगा, अगर वो क्लियर काम करेगा तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट में उनको काम दे दूंगा। और यही चक्कर चल रहा है, स्पेशली चार्टर्ड के लिए मेनली बात है, ठीक है। अब आईसीआई को बहुत बड़ा पंगा हो गया, ठीक है। लेकिन देश में सर इतना मैं आपको बताता हूँ, कोई सोचता है या सोच रहे हैं कि शायद ये प्रैक्टिसिंग सीए के प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या समथिंग लाइक दैट, बट सर मैं इतना बोल सकता हूँ कि देश में बिजनेस इतना बढ़ेगा ना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि स्कोप अभी बहुत बाकी है। आप पूरा भारत को जुगाड़ तो करो,
140 करोड़ में अगर 40% आबादी भी सॉलिड बिजनेस नॉलेज या एडवाइस पाए, मतलब मिल जाए ना, देश का ना नक्शा बदल जाएगा, देश का तरक्की बदल जाएगा। और इसमें एक सही तरह से, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास ही सारा का सारा पावर रह जाए और वही उसको खाते रहे और बाकी लोगों के पास सुविधा या बढ़ने का तरीका ना मिले। कहा जाता है कि सर, कहा जाता है मतलब ये CA को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा मेन मकसद है देश के बिजनेस सिस्टम को डेवलप करना और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको कंट्रोल करना ताकि वो गलत ना करे। और कोई भी पावरफुल इंसान जिसके पास ऑथोरिटी होता है, वो अगर इसको बढ़ावा देता है तो इट्स रियली क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। ओके, तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कमिश्नर को पावर मिलता है। ठीक है, restriction can be imposed in the following circumstances. ITC has been enabled on the basis of tax invoice or valid documents issued by a non-existent supplier or by a person not conducting any business from the registered place of business without receipt of goods or service or both, the tax in relation to which has not been paid to central government. The registered person availing ITC has been found non-existent or not be conducting any business from the registered place of business. मतलब बेसिकली ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, बेसिकली ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। The registered person availing ITC is not in possession of tax invoice or valid document. If the ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any liability under Section 49 or not allowing refund of any unutilized amount of such ITC. Such restriction can be imposed for a period up to 1 year from the date of imposing such restrictions. However, the commissioner or officer authorized by him can withdraw such restriction if he is satisfied that conditions for imposing the restriction no longer exist. अगर उनको लगता है तो वो रेस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं। ये सेक्शन 86A के कारण ये रेस्ट्रिक्शन लगता है। 86B restriction on the use of amount available in electronic credit ledger. 86B limit the use of ITC available in the electronic credit ledger for discharging output tax liability. The aforesaid rule starts with non-obstant clause and has an overriding impact on any other provision of the rules. क्या होता है इसका भी थोड़ा नॉलेज दे दो सर। यहाँ पर खेल थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। Rule 86B is applicable to the registered person having value of taxable supply, जिसका taxable supply होता हो, other than exempt supplies and zero rated supply in a month exceeding 50 lakh. ठीक है, 50 लाख से ज्यादा taxable supply करे ऐसे लोगों पे लागू होता है। Therefore, in case wherein value of taxable supply in a month is less than 50 lakh, then this restriction would not be applicable. ठीक है, जिसमें जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाई मतलब काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगा, जिसका 50 लाख से ज्यादा का टैक्सेबल सप्लाई है। The registered person to whom the said rule is applicable cannot utilize input tax credit in excess of 99% of the output tax liability. टोटल लाइबिलिटी का 99% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकता। In other words, input tax liability shall be utilized only to the extent of 99% of the output tax liability while discharging output tax liability. आपको समझ में आ गया कि मैं किस मतलब डिस्चार्ज का बात कर रहा हूँ। जब आप जीएसटी पे करना आपको क्रेडिट यूज करना। सो मिनिमम 1% ऑफ द आउटपुट लाइबिलिटी शैल बी डिस्चार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल देखो, आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रमन एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021 इज 100 लाख। अब रमन एंड सन्स का फरवरी मंथ का इंटरस्टेट सप्लाई है 100 लाख का। सेड सप्लाई इज टैक्सेबल एट द रेट 18% IGST का। ठीक है, इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, तो 100 लाख का 18% कितना हो जाएगा सर, 18 लाख। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ रमन कितना हो जाएगा, 18 लाख। अब क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है 20 लाख। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इम्पोज्ड बाय रूल 86B, रमन एंड सन्स कैन डिस्चार्ज 99% ऑफ इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज 18 लाख का 99%। तो कितना यूज कर पाएगा, 17,82,000। अब 18 लाख का 99% करो, पता चल जाएगा। From the amount available in electronic credit ledger. However, it has to be mandatorily discharged the balance 1% of the tax liability, that is 18,000 through electronic cash ledger only. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू से, दैट इज 18 लाख का जो 1% है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उनको मैंडेटरीली डिस्चार्ज करना होगा बैलेंस अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू से। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन कितना इंपोज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड ऑन द रूल 86B, रामन एंड सन कैन डिस्चार्ज 99% ऑफ इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो अगर 18 लाख का है तो आप 99% तक अवेल कर सकते हो, भले ही आपका बैलेंस 20 लाख का क्यों ना। जिसका सेल 50 लाख क्रॉस करता है उनके लिए। बोलो सर, बोलो। सर তার মানে স্যার এই 99%
যেটা দিচ্ছে সেটা স্যার ওই 20 লাখের থেকে মাইনাস হচ্ছে, মানে যেটা আমার সেখান থেকে মাইনাস হলে স্যার বাদ বাকি 18,000 টাকা সেটা কি তাহলে মানে দিতে হবে, পেমেন্ট করতে হবে, নাকি ওটা পুরোপুরি ডিসচার্জ করবি? डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट करना मतलब डिस्चार्ज करना ना, मतलब 20 लाख মানে आपके ওটা बैलेंस। নিজে গেলে আরেকবার পেমেন্ট করতে হবে, ওটাকে 18,000 টাকাটা তোমাকে এক্সট্রা দিতে হবে, মানে পেমেন্ট করতে হবে, ওটা মাইনাস হবে না। यस यस, ठीक है, माइनस नहीं होगा। मतलब ये जिनका 50 लाख আচ্ছা, से এটা ज्यादा শুধু 50 जाएगा, লাখের উপরে সেল হলে, 50 লাখের উপরে সেল হলে তবেই এই সেকশনটা ये অ্যাপ্লিকেবল हाँ, হবে সেই ক্ষেত্রে। तभी ये ভালো रेस्ट्रिक्शन হবে। अप्लीकेबल नहीं तो नहीं, ठीक है। एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, जैसे एक्सेप्शंस ऑफ द रूल 86 भी, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख, अगर वो 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स भरता है तो उनके लिए लागू नहीं होता। रूल 86 भी may not be applied in case whereby person mentioned below have deposited sum more than 1 lakh as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year for which the time limit to file return of income सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बात है उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स लगातार 2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिए हो तो आपके लिए ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता। द रजिस्टर्ड पर्सन और द कर्ता और प्रोप्राइटर और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन or any of the 2 partner or whole time director or member of managing committee or association or board of trustee of the registered person as the case may be, receipt of refund of input tax credit more than 1 lakh, अगर किसी का receipt और refund of ITC 1 लाख से ज्यादा होता है उनके लिए भी ये 86 भी लागू नहीं होता, ठीक है। Rule 86 भी may not apply where registered person has received a refund amount of more than 1 lakh on account of unutilized ITC under the following: zero rated supplies made without payment of tax, inverted duty structure. It is pertinent to note that refund should have been received in the preceding financial year. ये देखना पड़ेगा कि रिफंड जो 1 लाख से ज्यादा मिला है पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में ही मिला है। और किसके लिए? पेमेंट ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये होना पड़ता है। If the registered person has paid more than 1% of the total tax liability using electronic cash ledger up to said month in the current financial year, the restriction as specified in Rule 86B shall not apply. जैसे कि assuming a scenario, एक सिनेरियो अज्यूम करो जहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अप टू अगस्त 2021, ठीक है, द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेबल इज 30 लाख, ठीक है, एंड सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिपॉजिटेड 1 लाख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, ये दोनों चीज मेंटेन होता है। ये क्रेडिट लेजर है, कैश लेजर है, तो वो 18% का तो आपने देखा कैश लेजर में कैसे गया। तो registered person has deposited 1 lakh through electronic cash ledger and balance through electronic credit ledger, मतलब ITC का यूज। Rule 86B would not be applicable in September 2021 if the turnover during the month exceeds 50 lakh, ठीक है। टर्नओवर ड्यूरिंग दिस मंथ एक्सीड्स 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा होना पड़ता है इस रूल के लिए। और दूसरा बात ये है, सिंस पेमेंट मेड इन कैश इज मोर देन 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज 30 लाख का 1%, दैट इज 30,000, ठीक है। क्योंकि पेमेंट जो है वो कैश में हो रहा है और वो 1% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ऐसे केसेस में भी वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो लागू नहीं होता, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो पिछले साल है उसमें अगस्त 2021 तक टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख का है, सच रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिपॉजिटेड 1 लाख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रूल 86B वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन सितंबर 2021, ठीक है, मतलब वो जो 99% का बात है, ठीक है। इफ द टर्नओवर ड्यूरिंग दिस मंथ एक्सीड्स 50 लाख, सिंस पेमेंट मेड इन कैश इज मोर देन 1%, इसीलिए वो वाला 86B का जो रिस्ट्रिक्शन है वो लागू नहीं होगा। Interestingly, the aforesaid exception needs to be evaluated in current financial year, and hence for the month of April for any financial year, the said exception will not be applicable. Accordingly, the registered person would be required to pay minimum 1% of output liability through electronic cash ledger, unless the registered person is covered under any of the other exceptions, or if the taxable turnover of the month is less than 50 lakh, तो फिर वो लागू नहीं होता। आपको पता है 50 लाख से नीचे होने से नहीं होता। और स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जो 86B में है उसके लिए भी लागू नहीं होता। स्पेसिफाइड में कौन होते हैं सर? बिलो मेंशन, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, ऐसे केसेस में। स्टैट्यूटरी बॉडी, हाउएवर अ कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ may remove this said restriction after such verification and such safeguard as he may deem fit, ठीक है। अगर कमिश्नर को लगता है कि लागू करेंगे तो कर सकता है, अगर उनको लगता है रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे तो हटा सकता है। जितना सारा बात मैंने आपको कहा यहाँ पर इसको
समरी करके बोला है, ठीक है। आप चाहे तो ये समरी 86B का एक्सेप्शन टू द रूल 86B पढ़ सकते हैं। স্যার এই যে 50 লাখের যেটা স্যার এক্সিটের যে ব্যাপারটা আছে 50 লাখ ছাড়ালে এটা হয় অ্যাপ্লিকেবল, সেটা কি স্যার মান্থলি মান্থলি 50 লাখ নাকি স্যার ইয়ারলি সেটা? मंथली তার मंथली মান্থলি হতো স্যার। हाँ 50 लाख मतलब मंथली जीएसटी पेमेंट का बात आता है ना, तो ये मंथली 50 लाख का बात किया। और मंथ ऑफ फेब्रुवरी देखो ना, ये सब मंथली बात कर रहे हैं, ठीक है। मंथली 50 लाख का बात, मतलब बड़े बिजनेस के लिए ये लाख। কোনো মান্থ স্যার কোনো মান্থ ধরুন 50 লাখ ছাড়লো, কোনো মান্থ 50 লাখের নিচে হলো, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার যে মাসে ছাড়াবে সেই মাসেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, हाँ আর যে सेम মাসে से applicable होगा, हाँ एग्जैक्टली। নর্মাল আইটিসি ক্লেম হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে। अब सर इतना तो मैंने पढ़ा दिया, आपको घर पे एक काम करना है, जितना मैंने बोल दिया पूरा आईटीसी कंप्लीट कर दिया सर। आप लोग घर में ना एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट रहे तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछा करो, ठीक है। और समरी भी पढ़ लो एक बार, ये आपको एग्जाम टाइम में ना ये समरी नोट्स बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और नोट्स के नीचे मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन भी देके रखा है। अब ये सब क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन है सर, 18 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे जीएसटी आईटीसी प्रैक्टिस आपका एकदम क्लियर कट हो जाएगा। और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडीज क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ भी पूछे आप जवाब दे सकते हो सर। डिटेल्स पढ़ाया, बाकी आंसर्स मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अब थोड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। नोट्स मैंने शेयर करके रखा है, आप लोग आईटीसी प्रैक्टिस करके जीएसटी में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हासिल कर लो सर, बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा। नेक्स्ट वीक हर एक क्लास बंद रहेगा सर, सारा का सारा क्लासेस बंद रहेगा, बिकॉज मैं आपको पहले भी शायद बोला कि मैं कुछ लास्ट नेक्स्ट वीक कुछ नहीं रहूँगा सर, एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट रहना है कुछ मेडिकल रीजंस के कारण फैमिली में। तो आप लोगों को बस एक ही बात कहना है कि आप लोग पढ़ते रहिए, घर का जो भी आपको मैं पढ़ा दिया उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस है नोट्स के अंदर उसको प्रैक्टिस कीजिए, स्कैनर प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से मर्जी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में बने रहिए सर, ठीक है। उसके बाद आने के बाद आप लोगों का मैं टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बहुत सारा टेस्ट बोला लेने के लिए लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अरेंज करूँगा, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलमोस्ट कवर कर दिया सारा का सारा चीज़ें। अब इसके बाद धीरे धीरे रिविजन्स होगा और जिसका जो चैप्टर बाकी है वो क्लास में उनको शेयर करके जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ घर पे बैठे बैठे करते रहिएगा, आने के बाद लाइव क्लास भी चलेगा और रिविजनरी क्लास भी चलेगा, जिसका जैसा होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को देता रहूँगा। ज़्यादा दिन नहीं सर, मैं 19 से एक्चुअली 17 से 22-23 तक नहीं रहूँगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक 24 ऑनवर्ड्स क्लास फिर से चलेगा, ठीक है। तो ये मैं पहले से ही आप लोगों को थोड़ा बता दी, ठीक है सर। तो কালকে কি ক্লাস হবে না ছুটি? कल फ्राइडे है ना, कल का क्लास होगा, ठीक है, कल का होगा, सैटरडे से बंद रखना पड़ेगा, ठीक है।